डन डना डन, अगर हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। हैंड रेज कर लेना जैसे ये पेज लिखना हो जाए तो, एवरीवन। अब इसके बाद ये डायग्राम बनाओ। अगर अंदर कोई फोर्स नहीं है, बाहर फोर्स पर रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली, मतलब फोर्स कैसा करते जाएगा, आर के साथ बाहर की तरफ घटता जाएगा। सो अब ग्राफ भी बना लो, है ना। तो ये रहा फोर्स और आर के बीच का ग्राफ, फोर्स और आर के बीच का ग्राफ। सो बाहर जो है, अंदर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं, सो यहां से देखना यहां तक ऐसा, जीरो फोर्स, ठीक है। और फिर फिर आर डिस्टेंस के बाद, कैपिटल आर के बाद ऐसा इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन में, ठीक है। सो यहां पर फोर्स का आर के साथ इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन, और यहां पे तो फोर्स जीरो है ही, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस कैपिटल आर, और कैपिटल आर पर जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, जी एम एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको यहां भी लिख सकते हैं, जी एम एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। कूल। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, जैसा आप देख पा रहे हो, उसके बाद तो घटता जाता है। शेल के लिए था ये, है ना। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ शेल। ग्राफ बना लो सभी लोग। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चीजों को थोड़ा और क्लियर करते हैं विथ सम सॉल्विंग। ओके, ये रहा आपके पास आपका सवाल। ये बना लिया ना सबने? कोई बचा क्या डायग्राम बनाने वाला? क्लास, एनी वन हु रिमेन्स टू मेक द डायग्राम? हो गया? क्लियर है? इजी था। अंदर कोई फोर्स नहीं, बाहर की तरफ फोर्स घट रहा है। अच्छा, अब सवाल लिखो। सेम ग्राफ किसके बीच में बनेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी और आपके आपके क्या हो गया, आर वैल्यू के बीच में, ठीक है। राइट। सो आपके पास ये आ गया अगला सवाल। और वैसे ही यहां पर भी जो ये वाला था, ऐसा ही ग्राफ किसके बीच में बनेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ई और एफ और आर के बीच में। यहां पर भी सेम ग्राफ बनेगा, एफ या फिर फील्ड और आर के बीच में। यहां पे लिख लेना ई इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? जी एम बाय आर स्क्वायर या एफ बाय स्मॉल एम, ठीक है। पढ़े आगे? चलो देखो, अब क्वेश्चन क्या है आपका। अगला सवाल लिखना। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इस तरह से। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है आर, सॉरी ए। इसका मास है हमारे पास एम। क्वेश्चन लिखता है कि इस स्फीयर के आसपास, इसको मैं ब्लू से बना देता हूं तो और मजा आएगा समझने में। ठीक है। सो इस स्फीयर के आसपास आपके पास एक दूसरा शेल भी है। ये रहा आपका शेल, ऐसा कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का एक ही सेंटर है। फिर लिखता है जिसकी खुद की थिकनेस 2a है, जिसकी खुद की थिकनेस 2a है।
सो थोड़ा और मोटा बनाना पड़ेगा ये। ऐसा लेट्स से ये शेल है, इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है। सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, आई एम जस्ट लुकिंग कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या मैं कुछ गलत इंटरप्रेट तो नहीं कर रहा हूँ। ओके तो आई थिंक अपन कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर गए, ये ऐसा है। एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज सराउंडेड बाय अ शेल, ठीक है, और इसके लिए आपके पास थिकनेस, यानी कि शेल की थिकनेस, मतलब शेल कितना बड़ा है, ये दिया जा रहा है 2a का। सो शेल के लिए 2a इज द थिकनेस, और इस शेल का जो मास है दैट इज 2m, ठीक है। और जो सॉलिड अंदर की तरफ स्फीयर है, ठीक है, उसके लिए दिस डिस्टेंस इज गिवन एज a, ठीक है, और इसका मास इज गिवन एज m, ठीक है। आपको कहा जाता है फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड at a distance, at a distance 3a from the center। मैं आपको बता दूं ग्रेविटेशनल फील्ड अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस पर जो फील्ड डिपेंड कर रही है, क्योंकि फील्ड कैसी है, फोर्स पर यूनिट मास, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, फोर्स को जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसे आप एक स्केलर क्वांटिटी यानी मास से डिवाइड कर रहे हो, तो जो बन के आएगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है एट ए डिस्टेंस 3a। तो हम क्या जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर सम होता है। जैसे याद है हमने कहा था एक पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो सबके वजह से होगा। लेट्स से यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m3 है, तो सबसे मिला मुली के जो फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल पर, दैट इज द नेट फोर्स, और वो वेक्टर सम करके आया था। वैसे ही अब आपको कोई एक पॉइंट है जो 3r डिस्टेंस की दूरी पर है, लेट्स से यहां पर एक पॉइंट है ऐसा, ठीक है, जो सेंटर से 3r डिस्टेंस की या 3a डिस्टेंस की दूरी पर है। आपको इस पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है ये बताना है, ठीक है। मतलब टोटल फोर्स का सम कर दो डिवाइडेड बाय स्मॉल m कर देना, अगर इसका मास m है तो। ट्राई करो, बहुत आसान है सवाल, विद इन 2 मिनट्स बनेगा। So from center, what is the gravitational field at a distance 3a from the center? Yes, try करो। Options दे दूं? बनाना शुरू कर दो जब तक। ऑप्शंस तो एक फॉर्मेलिटी है ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। मुझे ना हमारे सीनियर्स, जब हम लोग इन सब एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे एक सीनियर आए थे। ही इज राइट नाउ इन IIT, मतलब ही वॉज, अभी तो नहीं, आई थिंक ही वॉज इन IIT खड़गपुर। तो उन्होंने हमको बोला था कि कभी भी आप क्लास में भी सवाल बनाते हो ना, तो ऐसी प्रिपेयर्डनेस से बनाओ कि अभी ये IIT का पेपर है ना, या जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, लेट्स से आप नीट दे रहे हो, तो ये नीट या AIEEE का पेपर है, CGPT का पेपर है, जहां तक भी आपकी उड़ने की इच्छा है। सो ये वो पेपर है जो मैं दे रहा हूँ, और अभी क्या इसके लिए मैं तैयार हूँ, वो भाव से बनाना। इवन अगर आप आगे चल के MBA करना चाहते हो तो वो भी, जो काम अभी कर रहे हो उसको उस सीरियसनेस के साथ करो जो आप यहाँ से 10 साल बाद लाने वाले हो, या 4 साल बाद लाने वाले हो, 2 साल बाद लाने वाले हो। सो प्रैक्टिस इट नाउ।
है ना, उसी जुनून के साथ काम करो। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेट मी सी आंसर आ पाता है क्या। ये है जेई अगेन 2019 का सवाल। चलो यस, गेट गोइंग। आपके सामने मैं पोल्स ले आता हूं। ठीक है, तो आंसर करो क्विकली, आई एम वेटिंग। और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है। हाँ, बाकी लोग हैंड डाउन कर लेते हैं। बाकी लोगों के लिए मैं हैंड डाउन कर देता हूँ। मैंने सबके हैंड रेज कर दिए। जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो हैंड रेज कर लेना। दो मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। ऑप्शन सिलेक्ट करो और अपना आंसर चेक करो, वेट मत करो जब तक दूसरे दूसरे लोगों ने नहीं किया। सी वंस अगेन गो थ्रू योर क्वेश्चन, सी इफ यू आर राइट इन आंसरिंग। क्लास 1 मिनट 6 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी करो। सम करना है बस दोनों फोर्सेस का, और जैसे ही आंसर दे दो तो हैंड रेस करना। मुझे लगता है आप में से दो लोगों ने सही जवाब दिए हैं, दो लोगों ने गड़बड़ की है, और मुझे गड़बड़ भी समझ में आ रही है। उन्होंने दोनों का मास सेम ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है, स्फीयर का और शेल का, जबकि अलग अलग है। सर हम्म सर मैं पोल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा सर। नहीं हो रहा तुम्हारे एंड पे, कुछ गड़बड़ हो रही है कार्तिकेया। एक बार अपना जूम या तो किसी दिन जिस डिवाइस से लॉगिन कर रहे हो डिवाइस चेंज करके यस देखो, और उससे हो सकता है ये दिक्कत ना आए, या जूम अपडेट करके देखो। ये सर एक, अपडेट नहीं किया था मैंने सर, एक मुझे बार ऐसा आया लग था। रहा है कुछ गड़बड़ हुई होगी, हाँ कुछ बग्स आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे भेज दो, तुम मैसेज कर दो अगर आंसर ऐसा ही है। तीन लोगों ने गड़बड़ जवाब दे दिया यार, रेशियो प्रपोर्शन खराब करो तुम लोग। 60% के जवाब गलत, लेकिन तीनों ने सेम जवाब दिया, यूनिटी है। गलत जवाब देने में यूनिटी तो है। ओके, दो लोगों के सही हैं, मतलब 40% जनता ने अब तक सही जवाब दिया है। 2 मिनट 35 सेकंड हो चुके हैं। बस करूं, हो गया। चलो अब बनाते हैं। सो आई वांट कुशल, अब कुशल बनाओ सवाल को। आई एम लॉन्चिंग द रिजल्ट, हालांकि काफी गड़बड़ झाले हैं रिजल्ट, बट ठीक है। देखो, सो कुशल, हम क्या करेंगे सबसे पहला काम। अभी अभी हमने क्या कहा, एक, जब भी कभी एक ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लगाओ ना, तो दूसरे सबको हटा दो। तो अभी लेट्स से यहाँ पे सिर्फ शेल होता, तो हमने अभी शेल की वजह से क्या पढ़ा, अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो क्या मान लोगे, वो कहां पर है, एट दी सेंटर, ठीक है। तो अभी एक सेंटर पर पॉइंट मास मान लो, उसका मास कितना लिखेंगे शेल, कुशल, 2m, है ना, और उससे डिस्टेंस कितना है, 3a, राइट, 3a का डिस्टेंस है। फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, जी 2m बाय 3a का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स ड्यू टू शेल, करेक्ट। अब वैसे ही हम, क्योंकि नेट फोर्स निकाल रहे हैं, है ना, दोनों ही अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, क्योंकि ग्रेविटी में तो देयर इज नो रिपल्शन, देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन। तो ग्रेविटी
इसे अट्रैक्ट करेगी किसकी, यूनिफॉर्म सॉरी शेल के लिए। हम शेल को अज्यूम कर लेंगे कि वो एक पॉइंट मास है जो 3 के डिस्टेंस पर है। देखो अभी अभी हमने देखा ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट शेल से बाहर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर शेल से बाहर होता है तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक पॉइंट मास है जो सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने, क्योंकि शेल की वजह से, इस शेल की वजह से इस पॉइंट मास पे फोर्स देखना है, तो हमने क्या मान लिया, ये पूरा शेल को सिकोड़ के छोटा करके पॉइंट बना के यहाँ रख दो उसके सेंटर पे, मतलब यहाँ आ गया एट द सेंटर, है ना, और उसके वजह से ये फोर्स हो जाएगा। करेक्ट कुशल। अब दूसरा फोर्स मानो बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए भी वैसा ही होता है। फॉर अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑल्सो, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, हमने फोर्स देखा था जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स, वेर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या उसी को तुम आर कहते हो, और एट इक्वल टू आर एफ इज जी एम एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और फॉर जी ग्रेटर देन आर, अगेन एफ की वही वैल्यू होती है जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। देखो बाहर वैसे डिपेंडेंस हो जाता है, मतलब वो भी एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। तो हियर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर also behaves, लिख लो सब लोग, also behaves as a point mass placed at its center, placed at its center, at its center for objects outside it. ठीक है, दिस इज अगेन इनसाइड, ये हो गया ऑन द सरफेस, और थर्ड केस हो गया आउटसाइड, लाइक शेल, है ना। ये सॉलिड स्फीयर के लिए भी हमने ये कॉन्सेप्ट देखे हैं। राइट, हो गया, डन डन डन, लिख लिया सबने ये। अब देखना, तो यहां पर इस कुशल क्या करेंगे, अब इस ब्लू वाले सॉलिड स्फीयर को भी यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे, है ना। मास कितना है yes m, sir. और इससे भी डिस्टेंस कितना है बोलो, A 3a। कितना है डिस्टेंस, 3a। 3A इस m का डिस्टेंस कितना है सॉलिड स्फीयर के सेंटर से, बोलो 3a का ही है कि नहीं। 3A हाँ, yes तो sir. इस पर भी जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एज इफ द सॉलिड स्फीयर इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर। क्या हो जाएगी वैल्यू बोलो, g इंटू G m, M m बाय 3a का 3A square. स्क्वायर। हुआ क्या क्लियर क्वेश्चन? Yes sir. ओके, सॉलिड स्फीयर, है ना। नाउ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स जी एम एम बाई ए स्क्वायर, हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 2/9 प्लस 1/9 विच इज 3/9 जी एम एम बाई ए स्क्वायर विच इज जी एम एम बाई 3a स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बोलो। अरे क्वेश्चन, नेट फोर्स का ऑप्शन कैसा हो जाएगा, नेट, दिस इज एक्चुअली द नेट फील्ड, है ना, दिस इज नॉट द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फील्ड। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। Yes. ओके कूल कुशल, कोई डाउट तो नहीं है इस सवाल में, क्लियर है? No sir. ओके Yes sir. कूल, तो आ जाते हैं, कुछ देखें आपके लिए बचा क्या, आई थिंक हमने सब चीजें कवर कर ली है, छुटको मुटको चीजें हैं।
ओके देखो, एक काम करते हैं, कुछ और प्यारी सी चीज डिराइव करते हैं। ये ना हर बार तो नहीं बट कभी कभार एग्जाम्स में आ जाती है, देखना। हाँ, रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके, डेरिवेशन हमेशा नहीं रहेगी। देखो लिखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। सपोज हमारे पास एक रिंग है इस तरह से, ऐसी, ठीक है, एक रिंग है जिसको मैंने इस तरह से रख दिया है। अब इस रिंग की एक्सेस होगी एक, लेट्स से ये रिंग की एक्सेस है एकदम बीचों बीच, ज्योमेट्रिकल एक्सेस इसकी। सपोज ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग को ऐसा रखा हुआ है और ये इसकी एक्सेस है। सपोज ब्लू बना देते हैं जैसे यहां बनाया मैंने, ठीक है, ये इसकी एक्सेस है ऐसा। तो अब इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं कोई एक पॉइंट रख दूं, है ना, देखना ये रिंग है, इसकी एक्सिस के अलोंग मैं एक पॉइंट रख दूं, इस पॉइंट पर इस पूरी रिंग की वजह से कितना फोर्स काम कर रहा है, ये अब मुझे निकालना है। इस पूरी रिंग की वजह से इस पॉइंट पर विच इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, वो अगर निकाल लिया तो एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्या, हाउ मच फील्ड इज एक्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर इस पर फोर्स आ गया और उसको इस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि देखो इस रिंग को अगर तुम इसकी बनावट देखोगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दूसरे से अलग तरीके से बना हो, मतलब सारे पॉइंट में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है। अगर मैं इतने पार्ट को काटूं, है ना, लेट्स से वो यहां से 1 मीटर निकाल 1 सेंटीमीटर निकाल लूं या यहां से 1 सेंटीमीटर निकाल लूं, दोनों का मास कैसा आएगा, सेम आएगा। इसको बोलते हैं मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द लेंथ, या क्या कहेंगे, लीनियर मास डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब है उसकी लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, या फिर जिसको अपन मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं वो कैसा है, कांस्टेंट है। अब फोर्स कहाँ निकालना है, यहां पर, किसकी वजह से, इस पूरे रिंग के सारे पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स से आप एक छोटा सा यहाँ पे मास ले लो dm, उसका लेंथ कैसा ले लोगे, dx, ऐसा ये लेंथ है dx, राइट। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, छोटा सा पार्ट है dm, है ना, इसके वजह से लेट्स से ये जो डिस्टेंस है इसको अपन मानते हैं x, ठीक है, और अलोंग दी सेंटर, अलोंग दी सेंटर ये पॉइंट कितना दूर है, इसको हम स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर मान लेते हैं ऐसा। और जो रेडियस है, ये रेडियस है